अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला की रहमतों, बरकतों और नेमतों के साये में बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब हम करने लगे हैं क्लास 10th फेडरल बोर्ड का मॉडल पेपर के MCQ सॉल्व, और उसके साथ हम ई शीट को भी डिस्कस करेंगे और हम आपके क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कोशिश मेरी होगी कि 2024 का पेपर भी डिस्कस कर लें, ठीक है। तो चलें अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1 जो कि आपका मारूजी यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आग है, ठीक है। आग है, औलाद इब्राहीम है, नमरूद है। क्या किसी को फिर किसी का इम्तहान मकसूद है? कवायद की रूह से ये शेर किसकी मिसाल है? और आपको पता है कि इसमें औलाद इब्राहीम भी आ रहा है, नमरूद भी आ रहा है, तो माजी के वाक़े की तरफ इशारा है, किसी इस्लामी वाक़े की तरफ या फिर तारीख़ी वाक़े की तरफ, या कि किसी कुरानी वाक़े की तरफ इशारा क्या कहलाता है? तलमी, सनत तलमी, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बाकी ऑप्शंस इसके बिल्कुल भी आंसर्स नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद है आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। इस शेर में कवायद की रूह से मिलता है क्या है? मिलता है क्या है? आपको पता है कि मिलता है रदीफ़ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, रदीफ़। उसके बाद वो कह रहे हैं सवाल नंबर 3 में गज़ल के तमाम अशार होते हैं ज़ो मानी? बिल्कुल नहीं होते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। एक ही मायने के हामिल? तो बिल्कुल भी नहीं, जुदा जुदा मायनों के हामिल, ठीक है। गज़ल के तमाम अशार, क्योंकि हमने गज़ल और नज़म का फ़र्क यही किया है कि गज़ल जो है वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत लिए हुए होता है हर शेर, और नज़म का जो एक ही मरकज़ी ख़याल होता है पूरी नज़म का। उसके बाद सवाल नंबर 5 ये कह रहा है कि कितना है बदनसीब, सवाल नंबर 4 सॉरी, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफ़न के लिए 2 गज़ ज़मीन ना मिल सकी कुए यार में। इस शेर में 2 गज़ ज़मीन क्या है जनाब? इस शेर में 2 गज़ ज़मीन आपका कनाया है, ठीक है। क्योंकि 2 गज़ ज़मीन किसका कनाया है? कब्र का, ठीक है। जब आप ढकी छुपी बात में इशारा करके कुछ कहते हैं और उस बात को नहीं करते, जैसे बुढ़ापे के लिए आप सफ़ेद बाल इस्तेमाल कर लेते हो, सांप के लिए काले का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हो, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब कनाया होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जुमला इस्मिया के मुब्तदा और ख़बर को होना चाहिए क्या? जुमला इस्मिया के इब्तदा को ख़बर को क्या होना चाहिए? ये तो मामला ख़राब हो गया जी। बिल्कुल नहीं ख़राब हुआ, देख लें। अब यहाँ इसम है, हरफ तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मुहावरा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब बच्चे परेशान होंगे कि इसम और फ़ेल में, ठीक है। तो मुब्तदा हमेशा इसम होता है और ख़बर क्या होती है? अकरम घर में मौजूद है, घर ख़बर है ना, तो भाई घर आपका क्या है? इसम है, ठीक है। तो जुमला इस्मिया के मुब्तदा और ख़बर दोनों को क्या होना चाहिए? इसम होना चाहिए। सवाल नंबर 6 कहता है मुसद्दस नज़म के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? ऑफ कोर्स मुसद्दस है तो 6 होंगे, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, हम ये तो सारे बच्चे विदाउट एनी ऑप्शंस कर लेंगे। तमहीद, नफ्स, मज़मून, ख़ात्मा किस तहरीर के 3 अहम हिस्से शुमार किए जाते हैं? मज़मून के, ठीक है। यहाँ तो इन्होंने खुद ही नफ्स मज़मून दे दिया है, मसला ही नहीं है। नवाज़ैल में इल्म बयान की किस इस्तिलाह के लग़वी मायनी पोशीदा बात या रमज़ या इशारा के हैं? पोशीदा बात, रमज़ या इशारा कनाया होती है, ठीक है। उसके बाद इल्म बयान की किस इस्तिलाह में लफ्ज़ अपने मजाजी मायनों में इस्तेमाल होता है? मजाजी मायनों में इस्तेमाल किस में होता है जी? इस्तारा में। यहाँ इस्तारा अलिफ से लिख रहे हैं और किताबों में हर जगह ना हे से इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो इल्म बयान के किस लफ्ज़ में जो है अपने मजाजी मायनों में इस्तेमाल होता है जनाब? इस्तारा में, ठीक है। आजकल सफ़ेद पोश मुश्किल से गुजर बसर करते हैं, इस मिसाल में कौन सा लफ्ज़ कनाए के तौर पर इस्तेमाल हुआ है? कनाया के इन्होंने बहुत सारे दिए हैं। सफ़ेद पोश, अभी मैंने पीछे बताया ना कि अगर हम कोई छुपा ढका छुपा लफ्ज़ किसी एक लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल कर लें। उसके बाद है ज़ैल में कौन सा मिसरा सनत तकरार की मिसाल है? तकरार का मतलब ये होता है कि किसी लफ्ज़ का रिपीट होना। रोता है अब हंसी खुशी, रोना है अब हंसी खुशी का, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है तकरार। और उसके बाद ये क्या कह रहे हैं? हीफ है इसकी बादशाही पर, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें। आते थे सर्द, हाँ सर्द वो झोंके नसीम के, सर्द सर्द 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है, यानी कि इसमें तकरार है। सी ऑप्शन, डी को भी चेक कर लेते हैं। शान रंगीनी हुस्न चमन आरा भी नहीं, ठीक है, इसमें भी कोई लफ्ज़ रिपीट नहीं हो रहा, तो रिपीट का मतलब ये कि तकरार हो रही है लफ्ज़ों की, ठीक है। इल्म बयान किस इस्तिलाह में कुल कहकर जुज़ या जुज़ कहकर कुल मुराद ली जाती है? मजाज मुरसल, सबको पता ही, तो मसला ही नहीं है। उसके बाद वो कह रहे हैं हिरा ने सबक पढ़ा, इस जुमले में सबक को कवायद की रूह से क्या कहेंगे? अब यहाँ स्टॉप हो जाएं,
ایک دم سے چکر آئیں گے اور بڑے زبردست چکر آئیں گے. سب سے پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ جملہ کون سا ہے. جملہ فعلیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ پڑھا ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے. اب سبق اس میں کیا ہے؟ ہیرا اس میں کیا ہے؟ فاعل ہے. سبق اس میں مفعول ہے. ٹھیک ہے، تو ڈی آپشن مفعول. ٹھیک ہے. اس کے بعد گلاب کا پھول خوبصورت ہے. قواعد کی روح سے اس جملے میں خبر کس لفظ کو کہیں گے؟ خبر. گلاب کا پھول اس میں مبتدا ہے، خوبصورت خبر ہے. ٹھیک ہے، خوبصورت اس میں خبر ہے. ڈی آپشن خوبصورت. اب آ جاتے ہیں جناب اپنے کوشچن آنسر کی طرف. تو کوشچن آنسر 9 کو بھی 8 آنے ہیں، 10 کو بھی 8 آنے ہیں. انہوں نے ایک عبارت دینی ہے، پورا ایک پیراگراف دینا ہے، اس میں سے آپ نے کوشچن آنسر کرنے. ہر کوشچن کے آنسر کے لیے آپ کو 8 لائنیں گیون ہونی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے پوری 8 نہیں بھرنی. میکسیمم 4 سے زیادہ لائنیں بھرنے کی کوشش نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو جو لائنیں ہیں وہ تشریح میں کام کرنا ہے. آپ کو اقتباس کی تشریح کرنی ہے، آپ کو نظم کی، غزل کی تشریح کرنی ہے. کلاس 10th میں ہے تو آپ لوگوں کو مضمون پورا 3 پیجز کا لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ 9th میں ہیں تو آپ کو مکالمہ، کالم یا پھر آپ بیتی رودات جو بھی آ رہی ہے آپ کو اس میں پیجز اپنے زیادہ استعمال کرنے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ جتنا آنسر ہے اتنا ہی لکھیں. جسٹ اگر 1.5 لائن میں آپ کا کلیئر ہو گیا تو آپ 1.5 لائن لکھیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جناب شعر کی تشریح کرنی ہے. اشعار کے بھی آپ نے یہاں پہ دیے گئے ہیں، اس میں سے تفہیم ہے. آپ نے اس میں سے کوشچن آنسر کرنے. یہ 4 ہیں. ٹھیک ہے، تو 5 ہیں. ٹھیک ہے، یہ 5 ہیں، آپ نے یہ 5 کرنے ہیں. اس کے بعد حصہ قواعد ہے. قواعد میں سے بھی اسی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو جو ہے یہ 3 کوشچن آنسر یا 4 جو بھی گیون ہوں گے آپ نے یہ کرنے ہیں. اس میں 9th میں 4 ہیں اور 10th میں یہ آپ کو 3 ہے. ٹھیک ہے، اب حصہ سوم میں آ جاتے ہیں. اقتباس کی تشریح کے لیے بھی آپ کو 2 پیجز گیون ہے. نظمیہ اشعار کی تشریح کے لیے بھی 2 پیجز گیون ہے. غزل کے اشعار کی تشریح کے لیے بھی 2 پیجز گیون ہے، چاہے آپ 9th میں چاہے آپ 10th میں. ٹھیک ہو گیا. ناؤ نیکسٹ پر آتے ہیں. نیکسٹ پر کیا ہے جناب؟ اب 9th کلاس جو ہے ان کو تو سوال نمبر 6 میں 2 پیجز گیون ہے، لیکن سوال نمبر 6 میں ان کو آ رہا ہے یا تو روداد یا پھر آپ بیتی یا پھر ڈائری رائٹنگ بھی آ سکتی ہے، جسٹ خط بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس چوائسیز ہیں، ان میں سے 2 میں سے ایک کرنا ہے. لیکن کلاس 10th کے پاس چوائس نہیں ہے، ان کو ایک ہی کہانی آئے گی اور ایک ہی لکھنی ہے. ٹھیک ہے، اب سوال نمبر 7 جو ہے اس کے لیے 3 پیجز گیون ہے، 9th کو بھی اور 10th کو بھی. 9th کو سوال نمبر 7 میں چوائس نہیں ہے، 10th کو سوال نمبر 6 میں چوائس نہیں ہے. سوال نمبر 7 9th کلاس کا کہتا ہے کالم لکھ دیں یا پھر آپ مکالمہ لکھ دیں، اور سوال نمبر 7 کلاس 10th کا کہتا ہے کہ مضمون لکھ دیں. یہ آپ کا پورا 3 پیجز کا ہونا چاہیے جناب، اس کے نمبر نہیں ملنے لگے. اور مزے کی بات یہ دیکھیں کہ آپ کو یہاں پہ انہوں نے آؤٹ لائنز گیون ہے. برسات کا موسم دیا ہے آپ کو انہوں نے، تو آپ کو یہ سارا بنا دیا سینیریو کہ آپ نے پہلے کیا ایکسپلین کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے. حوالہ شعر بہت امپورٹنٹ ہے، شعر سے شروع کریں، شعر پہ ختم کریں، لیکن ہیڈنگز نہیں بنا دینی ہے آپ نے. ہیڈنگ بالکل کوئی نہیں بننی ہے آپ کے مضمون میں. ٹھیک ہو گیا، یہ دوسرا ہے میرا پسندیدہ شاعر. ٹھیک ہو گیا، چلے جی. تو یہ آپ کا سارا تھا، اور یہ آپ کا وہ یہ مارکس ڈسٹریبیوشن ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.